ओके। पोस्ट हार्वेस्ट एनालिसिस होते क्या है जी अब्दुल रहमान? इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट एनालिसिस आइडेंटिफाई क्वालिटी इश्यूज अर्ली, ensuring consumer satisfaction and enhancing प्रोडक्ट वैल्यू। ये तीन चार ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अगर हमने एनालिसिस करने होते हैं हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फ्लावर्स के, तो उसके लिए ये तीन चार ऐसे हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स उसको स्टडी करने के लिए हम करते हैं। दूसरा जो है कि वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और तीसरा मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस होने के लिए। इसका मतलब क्या होगा? मार्केट जब हम लोगों को कहेंगे कि हमारे पास क्वालिटी फूड है, तो उसको हम किसी एनालिसिस के थ्रू बताएंगे ना कि हमारी ये स्टैंडर्ड है, और इसके अंदर ये विटामिन है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, और जो बाकी जो बेच रहे हैं वो हमसे लेस क्वालिटी वाला बेच रहे हैं। आप इसको कहीं भी टेस्ट करवा लें। अगर आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया है, आपका कोई मार्केटिंग आपने करनी है, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं जहां पर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को आपने एक्सपोर्ट करना है, या इवन लोकल कंजप्शन के लिए भी आपके पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए कि जो आप लोगों को बता सके, अपने एंड यूजर को, कि वी हैव दिस क्वालिटी दैट हैज नॉट बीन प्रेजेंट इन एनीवन एल्स। ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स, ऐसी पैरामीटर्स जो हम उनको बताएं कि हमारी इस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी कंटेंट ज्यादा है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, इसकी शुगर कंटेंट ज्यादा है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, या इसके अंदर अदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर जो एंटी एलर्जेंस वो ज्यादा है, एलर्जिक फूड नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट जो हमें एनालिसिस हैं या पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स को हम एनालाइज करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो आउटपुट होती है। पैरामीटर क्या होती है? जो आउटपुट होती है। तो जब हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है इनपुट्स, एक होती है आउटपुट्स। जो इनपुट्स होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो हमने कोई चीजें ऐड की होती हैं। फर्ज किया आपने इवन एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कोई आपने पेस्टिसाइड की स्प्रे की है, या आपने कोई फर्टिलाइजर ऐड किया है, कोई पोटाशियम ऐड की है, कोई कैल्शियम ऐड की है, तो वो ये सारे होंगे फैक्टर्स। आउटपुट क्या होगी? यील्ड, उसकी क्वालिटी। इस सब को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एनालिसिस होने चाहिए। कोई ना कोई तो एनालिसिस होने चाहिए जो हमें ये बता सके कि हमारी जो प्रोड्यूस है वो दूसरों से बेहतर है, या अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी की प्रोड्यूस हो, तो वो भी बताने के लिए ये हमारी हाई क्वालिटी की है, ये मीडियम क्वालिटी की है, ये लो क्वालिटी की है। हमने देखा कि जो हाई क्वालिटी की है उसका रेट ज्यादा होगा, जो मीडियम क्वालिटी है। ये ग्रेडिंग सिस्टम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? हजरत उमर के दौर में ना। मदीना में जब आप कहते हैं ना, मदीना की रियासत जब हजरत रसूल ने बनाई थी, तो जो दुनिया की तमाम मार्केट जो है, जो जो पहले दमिश्क की तरफ थी या इस्तांबुल की तरफ थी, तो वो सारी की सारी ट्रेड जो है वो मदीना की तरफ स्टार्ट हो गया। लोगों को पता था कि यहाँ पर हमें क्वालिटी की फूड मिलेगी, प्राइस भी अच्छी मिलेगी, और हमारा बिजनेस भी जब हजूर के आने से पहले अक्सर लोग मक्का जियारत करने आते थे ना, वहाँ ऊपर अच्छी खजूरें डाल देते थे, नीचे निकम्मी खजूरें होती थी, जिसकी वजह से अक्सर उनकी दरमियान में आपस में ये एक लड़ाई की बहुत बड़ी वजह होती थी। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ भी जिसकी वजह से ये लड़ाई होती थी। ठीक है। तो इसके लिए ये एक भी एनालिसिस है जिसके थ्रू हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम अंडरस्टैंडिंग पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस, मिनिमम स्पाइलेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड इंक्रीज। हमें शुरू से ही पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट लॉस कहां पर हो रहा है। जरा जब हमें पता चल जाएगा कि ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ जिससे हमारे प्रोडक्ट लॉस हो रहा है, जो उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, हम उन उन प्रोसेस को
ऑप्टिमाइज कर ले। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मिनिमम इनपुट्स मैक्सिमम आउटपुट। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मिनिमम रिसोर्सेज की जो इनपुट्स हैं और मैक्सिमम आउटपुट है। उसकी एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास, या हमारे पास एक है, हमने फर्टिलाइजर डाला। हमने क्या किया, मैंने शायद कल परसों भी बताया था कि हमने जीरो मेलेटोनिन की स्प्रे की। ठीक है। फिर हमने 0.5 मेलेटोनिन की स्प्रे की, फिर 1 की, फिर 1.5 की, फिर 2 की। अब मेरी बात की समझ आई ना? जीरो पे हमारी यील्ड आई है 15 टोमेटो की, फर्ज किया। और 0.5 पे आ गई है 20, 1 पे आई है 30, 1.5 पे 28 पे भी 30 है, फर्ज किया। और यहाँ पर 25 रह गई है। तो व्हाट यू थिंक, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कौन सी है? 1 एंड 1.5? नो, ऑप्टिमम मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था ऑप्टिमम कंडीशन वो होती है जिसके अंदर मिनिमम इनपुट्स हो, मैक्सिमम आउटपुट हो। 1 और 1.5 दोनों नहीं हो सकती, इसमें 1 होगी क्योंकि दोनों के ऊपर 30 यील्ड आ रही है। 1 के अंदर हमारी इनपुट्स मिनिमम है, इनपुट्स मिनिमम है, इसीलिए मिनिमम इनपुट्स भी होनी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट। दैट इज अ ऑप्टिमम यील्ड। और ये कैसे मेजर करते हैं? जब हमारे पास कोई एनालिसिस हो, कोई तरीका हो, कोई मेथड हो जिसके थ्रू हम मेजर कर सकें कि भी उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी पैरामीटर्स है या चीजें हैं जिसको हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास फिर इंक्रीज मार्केटेबल। अच्छा, अब ये क्या है कि क्वालिटी असेसमेंट हेल्प बिजनेस मीट मार्केट डिमांड्स। ठीक है, एंड अलाउइंग देम टू स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आपको ये बताता है कि कैसे आपकी ये एक अच्छी बात भी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइस ना, मेरे लिहाज से प्राइस नहीं गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि इतनी प्राइस होनी चाहिए, कंपिटिटिवनेस होनी चाहिए। लोगों के अंदर क्वालिटी को वो बस मेजर करें और उस क्वालिटी की बेस के ऊपर वो खुद ही, जो कंपनी है, वो अपनी प्राइस लगाए। अगर तो लोग ज़ाहरा उस क्वालिटी को देख के खुद ब खुद ही उसको इससे क्या होगा कि मैनी जो मार्केट के अंदर ना लोग इस बिजनेस में आएंगे, अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन करेंगे। लेकिन क्वालिटी को मेन चेक करना ये गवर्नमेंट का काम हो, प्राइस ना गवर्नमेंट वो खुद ही करे। ठीक है। तो आप ये सारा का सारा काम है जो कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। एवरीवन हैज अ राइट दैट दे कैन थिंक डिफरेंटली। अब क्वालिटी पैरामीटर्स होते क्या है? जी तैयब। तो ये हमारे पास ये इन्होंने बताए हुए हैं कि 3 तरह के हैं जी। तैयबा, बताएंगे कौन कौन से हैं? माइक्रोबियल क्वालिटी का मतलब है कोई पैथोजन का अटैक नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है। हाँ जी अरीबा, क्या क्या लिखा हुआ है माइक्रोबियल क्वालिटी में? इट मीन हमें अब कौन कौन से पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन कंसर्न हैं, जिनकी जो ह्यूमन डिजीजेस काज कर सकते हैं। वो साल्मोनेला टाइफी है, इकोलाई है। ठीक है। या इवन प्लांट पैथोजेंस भी हैं, वो भी दे मे काज सम एलर्जेंस। इस तरह कई ऐसे फंगल डिजीजेस भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो डिजीज काज करती हैं, स्किन रैशेस। वो ऐसे तमाम पैथोजन से अगर हम कहेंगे कि मेरी जो क्वालिटी जो फूड है दैट इज फ्री फ्रॉम, बिकॉज वी हैव अ analysis, we have a evidence that we check these products through microbial assessment। इट मीन आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होना चाहिए खुद ही को, या आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हायर करें, या अगर आप लोग खुद ही
you know how to बी आइडेंटिफाई द पैथोजन। तो आपके लिए इसके लिए दो आजकल जो लेटेस्ट मेथड्स हैं वो है पीसीआर बेस्ड मेथड्स है। आप डीएनए आइसोलेट करें, आपको इजीली डिटेक्ट कर लेता है, पता चल जाता है कि ये पैथोजन इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है। फिर आ गया फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसमें कलर, साइज, टेक्सचर, अपीयरेंस एज एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी दैट इम्पैक्ट कंज्यूमर को। सबसे पहला तो फर्स्ट चॉइस उसकी यही होगी, उसका कलर, उसका साइज। अब हॉलैंड का एक ऑनियन एसोसिएशन है दुनिया के अंदर, वो हॉलैंड के अंदर वो जो ऑनियन बेचती है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनियन की एक्सपोर्ट हॉलैंड करता है। उन्होंने इस तरह के क्वालिटी पैरामीटर्स वो दुनिया को बताते हैं कि हमें दुनिया का सबसे अच्छा क्रिस्पीनेस है हमारी वैरायटीज के अंदर, उसके अंदर अच्छा फ्लेवर है, टेस्ट है, उसकी शाइनी है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे गुड हार्टिकल्चरिस्ट हैं, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे जो फार्मर्स हैं वो कई सदियों से ये काम कर रहे हैं, हिस्ट्री है। फिर हमारे पास डाइवर्सिटी है। क्या है डाइवर्सिटी का मतलब? मैनी टाइप्स ऑफ ऑनियन। ठीक है। फ्लावर्स भी होते हैं। ये ऑनियन का भी दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा बिजनेस जो कर रहे हैं। और फिर दूसरे कहते हैं कि हमारे पास सी के इर्द गिर्द ऐसा एरिया है, दैट एनवायरमेंट बड़ी सूटेबल है फॉर ऑनियन प्रोडक्शन। ठीक है। ऑनियन विंटर क्रॉप है ना। ठीक है। इस वो उदाहरण वहां पर सर्दियां होती हैं, तो दैट्स वाई दे वो कहते हैं कि हमारी जो वो सॉइल है दे हम उसको रिसाइकल करते हैं, हम उसको फिर हम सारी क्रॉप्स को वो कंप्यूटराइज मॉनिटर भी करते हैं। अगर कोई पैथोजन आता है तो हम फौरी उसको अर्ली डिटेक्ट भी कर लेते हैं, फिर उसको इको फ्रेंडली वे से मैनेज भी करते हैं। साहब लो ये सारी कहानी जो जो यहाँ पर बताई गई है, अगर आप अपने कस्टमर्स को बताएं कि हम ऐसे तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि बहुत ज्यादा हम आईपीएम यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को यूज करते हैं, एमआरआई लेवल भी ज्यादा नहीं होता, और ये सारी कहानी जब आप एक इंटरनेशनल बायर्स को आप बताएंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी परचेज करेगा, वो चीजें आपकी परचेज करेगा। ठीक है। और उस पर केमिकल एनालिसिस भी होते हैं इसके अंदर, वो मैंने बताया कि न्यूट्रिशनल कंटेंट लाइक शुगर, एसिड्स एंड विटामिन्स आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द उसकी जो क्वालिटी है और जो उसको मैयर करने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद है कॉमन चैलेंजेस क्या क्या है जी, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। जी सुबीर। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, ज़ाहिर है दुनिया के अंदर जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी ज्यादा हम नेचर के अंदर जो विटामिन विटामिन उसके अंदर है वो हमारा मकसद क्या है पोस्ट हार्वेस्ट का, कि जो नेचर ने प्रोड्यूस किया हुआ है उसको एंड यूजर तक क्या वो चीज पहुंचे, तो क्या हो, प्रिजर्व हो, और उसी फार्म में हो जिस फार्म में प्रोड्यूस हुई हुई है। ठीक है। और इसके लिए हमें ज़ाहिरा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। हमें कूल चेन चाहिए, हमें बहुत सारा इसके अंदर हमें उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस को ट्रीटमेंट लगानी है, कोटिंग लगानी है। ये सारा पूरा एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के बाद फिर हमारे पास एनालिसिस भी होने चाहिए, दैट हिंडर इफेक्टिव क्वालिटी असेसमेंट है। फिर ट्रेनिंग शॉर्टेज है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, हमारे जो फार्मर्स हैं दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स है, और उसकी वजह से इनकरेक्ट एनालिसिस रिजल्ट्स आते हैं इम्पैक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है? अनप्रेडिक्टेड वेदर पैटर्न्स कैन एडवर्सली इफेक्ट हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड ओवरऑल क्वालिटी। तो इसलिए वहां पर लोगों ने ग्रीन हाउसेस लगाए हुए हैं बाहर, उसके अंदर ये सारी की सारी प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो ताकि हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को मिनिमाइज कर सकें। उसके बाद एनालाइजिंग टेक्निक कौन कौन सी है जी साथ, क्या कह रहे हैं? सेंसरी क्या होती है? जो टेस्ट है उसके थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं। उदाहरण आपकी जो टेस्ट है, टेस्ट बड्स अच्छे हैं,
अच्छा, ऐसा कौन सा बंदा है जो सेंसरी एवेल्युएशन कर सकता है? हर कोई कर सकता है। इनमें कोई ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि चेंज इन टेक्सचर को वो खाते हैं तो उनको पता चल जाता है, ठीक है। शेफ होते हैं या जो भी चीजें, एक्सपर्ट ही होते हैं वो। या कोई पैनल हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके अंदर वो टेस्ट और स्मेल को वो अच्छी तरीके से। अब मेरे जैसा बंदा जिनको वैसे ही एलर्जी है, नाक को बंद रहता है हर टाइम, तो वो कैसे स्मेल को डिटेक्ट करेगा? इसमें उसको है, टेस्ट को तो कर सकते हैं लेकिन वो स्मेल को नहीं कर सकते ना। तो मेरा जितना एलर्जी वाले पेशेंट है, इनमें उसके लिए खास तरह का क्या है ना, अक्सर वो फूड एलर्जी वाले हमें वो पिज्जा पुज्जा खिलाते होते हैं या केक शेक डिफरेंट, तो बस ਅਸੀਂ ਤਾਂ वैसे चेक कर रहे हैं ठीक है, क्रिस्पीनेस की है ਤੇ जो टेक्सचर की है ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ फिर वो चीजें है कोथम वाले। वो क्या है कोथम? वो है कुकिंग की है, अच्छा ये हाँ वो जो करवाते होते हैं, कंपटीशन भी वगैरह करवाते हैं। फूड फूड लेकिन ये हम हमारे हमें भी पता होना चाहिए कि ये जो फूड साइंस वाले पढ़ते हैं वो सारा हमें भी पढ़ना चाहिए। हम ऐसे नहीं पढ़ते हो ना। फूड की सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर से भी ज्यादा हॉर्टिकल्चर वाले। वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेन जो हमारा फ्रूट इंग्रेडिएंट है वो तो सारी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए आपको फूड क्वालिटी एनालिसिस के बकायदा जहाँ पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर ये चीजें हमें आपको बतानी चाहिए कि ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसकी फूड सेफ्टी लॉज क्या होते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले हमारे लेक्चर्स होंगे इसके ऊपर भी ना। ठीक है। तो केमिकल एंड माइक्रोबियल टेस्ट, इन डेप्थ एनालिसिस इनटू क्वालिटी इन्फॉर्मिंग डिसीजन ऑन हैंडलिंग है। फील्ड असेसमेंट मेथड्स होने चाहिए, ऑन साइट एवेल्यूएशन लॉ फॉर द इमीडिएट क्वालिटी चेक्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, ये एनालाइजिंग टेक्निक्स है। ठीक है। फिर डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा क्या होता है उस्मान, व्हाट इज डाटा? डाटा कोई भी चीज हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर मैं देखो हॉर्टिकल्चर के अंदर कितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो ये एक डाटा है। कितने अभी हाई ग्रेड वाले हैं, कितनी नॉर्मल ग्रेड वाले हैं, ये भी एक डाटा है। दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन, जिस तरह आपने कहा है कि वो आपका डाटा होता है। डाटा से हम इंफॉर्मेशन गैदर भी करते हैं, बाद में डाटा से हम इंफॉर्मेशन नया नॉलेज भी जनरेट करते हैं। अगर हम उसे उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर लें, हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें, तो वी कैन गेट ड्यू नॉलेज एंड न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। ठीक है। तो गेटिंग क्वालिटेटिव डाटा, एक दो तरह का डाटा होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा, एक होता है क्वालिटेटिव। इसमें फर्क क्या होता है? उसकी क्वालिटी के साथ, उसका कलर, उसका भी वो चीज प्रेजेंट है या नहीं, ये क्वालिटी है। कितने नंबर में प्रेजेंट है, ये क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, अब है इसके लिए हम डाटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, फिर एक फॉर्म हम दे सकते हैं मुख्तलिफ। फर्ज किया हमने हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं, हम डिफरेंट फार्मर्स के पास जाएंगे, एक हम क्वेश्चनेयर बनाएंगे। उस क्वेश्चनेयर के अंदर पूछेंगे तुम्हारी एजुकेशन क्या है, बिलो मैट्रिक, अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट है, मैट्रिक है या मास्टर्स है। इस तरह की हमने एक को पैनल बना सकते हैं। फिर देखेंगे आप कौन कौन सी पेस्टिसाइड यूज करते हो, भी उसका नाम लिख दें, ये 4 5 6 7 8 लिख दें, उसके बाद अदर। ठीक है। फिर लिख दें आप हार्वेस्टिंग टाइम क्या है आपका, आपको इश्यूज क्या क्या आते हैं। इस तरह के ना कई चीजें, इसका डाटा लेके ना, फिर हम उस डाटे को एक्सेल में ऐड करके हम देख सकते हैं कि अगर एजुकेशन का लेवल ये है तो उनके वो ये काम कर रहे हैं। अगर एजुकेशन का लेवल ये है तो उनमें से मोस्टली दे आर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। हम उसको कंपेयर, कोरिलेशन, कोरिलेशन किसे कहते हैं? दो डिफरेंट पैरामीटर्स का आपस में कंपैरिजन, दो डिफरेंट पैरामीटर्स का आपस में जो कंपैरिजन है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। फर्ज किया हम कहते हैं कि प्लांट हाइट का फ्रूट के साइज के ऊपर क्या कंपैरिजन है। अगर प्लांट हाइट बढ़ रही है, क्या फ्रूट साइज
कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। फर्ज कि हम देखेंगे जिस प्लांट की हाइट अभी 7 फुट है, उसके अंदर जो फ्रूट का साइज है या नंबर ऑफ फ्रूट्स उसके अंदर कम है या ज्यादा है। जिनकी हाइट कम है और उसकी विड्थ ज्यादा है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा ज्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स भी ज्यादा लगेंगे। इसको हम कहते हैं कोरिलेशन। अच्छा, फर्ज किया हमने देखा कि एक डाटा है हमारे पास। फर्ज किया एक डाटा है फ्रूट का, प्लांट की हाइट का जो डाटा है ना। फर्ज किया हमारे पास है एक एक प्लांट है, उसमें 5 हाइट है, एक में 7 है, एक में 10 है, एक में 12 है। ये प्लांट हाइट है डाटा। ठीक है। 5 वाले में नंबर ऑफ फ्रूट्स लगे हैं 10, इसमें लगे हैं 8, इसमें लगे हैं 6, इसमें लगे हैं 5। इट मींस अब क्या है कि अगर प्लांट हाइट बढ़ रही है तो नंबर ऑफ फ्रूट्स, इट मीन नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर इस तरह का डाटा हो कि 5 पे भी 10 है, इस पे भी 9 है, इस पे भी 10 है, इस पे भी 10 है, तो क्या, कौन सा कोरिलेशन है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कोई कोरिलेशन नहीं है। इस पे कोरिलेशन ही कोई नहीं है। एक चीज के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज ना ही बढ़ रही है। अगर हम कोरिलेशन का डाटा लेंगे ना, इसके ऊपर हम कोरिलेशन की स्टैंड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, अराउंड 0। ठीक है। अगर तो प्लस में जा रही है वैल्यू, तो इट मीन पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक भी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है, तब वैल्यू आएगी नेगेटिव में। जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अगर तो नेगेटिव में आ रही है, अगर तो नेगेटिव में आ रही है कोरिलेशन एनालिसिस करने के बाद, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा कि कैसे हम कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन टू डिफरेंट पैरामीटर्स हम कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ओके, अगर नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी फ्रूट की क्वालिटी, अब हम नंबर ऑफ फ्लावर्स को कोरिलेट करेंगे विद द विटामिन सी कंटेंट ऑफ द फ्रूट। जब फ्रूट की फर्मनेस का कंपैरिजन करेंगे विद टेक्सचर के साथ, उसके कलर के साथ, अगर अगर येलो है तो फिर फर्मनेस कितनी है, अगर ग्रीन है तो फिर फर्मनेस कितनी है। तो इस तरह हम देखेंगे कि उनका फिर आपस में कंपैरिजन करके हमें ये पता चल जाएगा कि जिसके अंदर फर्मनेस इतनी आई है, उसकी क्रिस्पीनेस इतनी है, उसको कौन सा फर्टिलाइजर डाला था। तो फिर हम एट द एंड एवेल्युएट कर सकते हैं कि किस लेवल का फर्टिलाइजर डालें तो ये क्वालिटी पैरामीटर जो है आ सकते हैं। फिर हमने लोगों को बताना है कि हमारे पास ये क्वालिटी वो वाली क्वालिटी है, ये क्वालिटी इस फर्टिलाइजर से आई हुई है, ये क्वालिटी हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी है। ये क्वालिटी जिससे ना वर्टिकल कंटेंट बढ़ रहा है, ये क्वालिटी इसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, ये क्वालिटी है जिससे जूसीनेस ज्यादा हो रही है, जूस कंटेंट ज्यादा हो रहे हैं। अब आपके पास डाइवर्सिटी है आपके पास। अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर आप वही वही, अगर आपने लोगों को किसी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों को ज्यादा जूस वाला फ्रूट पसंद हो, किसी को ज्यादा शेल्फ लाइफ वाला पसंद हो, किसी को विटामिन, इस तरह हमारे पास डाइवर्सिटी आ गई। लेकिन ये डाइवर्सिटी कैसे मालूम करेंगे? थ्रू एनालिसिस, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू डाटा। और डाटा से हमारे पास एक ऐसी चीज आएगी जिसे हम अपने कंज्यूमर्स को ये बता सकते हैं कि हमने क्या करना है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? तो अगर आप रिसर्च के अंदर और आपके ये जो स्टैट और डाटा, ये जो चीजें हैं ना, अगर आपको ये आती है ना, तो आप बड़ा अच्छा लोगों को अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वाकई जो मैंने चीजें आप जहां पर डिस्प्ले की हुई हैं और उसको रिसर्च के थ्रू, साइंस के थ्रू मेरे भी वो चीजें भी मैंने साथ में दी हुई है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी मार्केटिंग भी अच्छी कर सकते हो। ये जो मार्केट वाले हैं जो एमबीए मार्केटिंग करते हैं, और एसपीएसएस क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। एक्चुअली ये वो सबसे ज्यादा स्टैंड वो पढ़ते हैं मार्केटिंग एनालिसिस करने के लिए,
स्टॉक एक्सचेंज क्या जा रही है, कब जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डाटा है। ठीक है, आपको भी ज़ाहिर अगर आपने एक अच्छे फार्मर बनना है तो यू मस्ट वेरी गुड फार्मर बनना है, तो आपको अच्छा स्टैटिस्टिशियन होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये जो चीजें है ना, ये है बड़ी प्यारी है, डाटा साइंस है, ये चीजें हैं जिसके अंदर आप लोगों को आपको पूरे वर्कर्स के ऊपर आप नजर रख सकते हो कि कौन से माली है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी आपकी बड़ी कंपनी है आप उसके सीईओ हो, आप कंट्री मैनेजर हो किसी, तो आपको जब स्टैट और ये चीजें आती हैं तो डेफिनेटली यू कैन बी अ वेरी गुड मैनेजर। ठीक है, और गुड यू आर। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ हैंडलिंग, हैंडलिंग क्या है? मैनेजमेंट, एग्जैक्टली, हैंडलिंग क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? आजकल ना एआई का दौर है, एआई के दौर की वजह से ना हमें नॉलेज की कमी है। Knowledge तो आप एक लफ्ज लिखेंगे ना एआई में तो आपको बता देगा, मैंने हार्वेस्टिंग की, मैंने एप्पल को हार्वेस्ट किया, या मैंने पोटैटो को हार्वेस्ट करना है या पोटैटो लगाना है जनवरी में, मुझे बताओ कि लाहौर में अब मैंने जनवरी में पोटैटो लगाना है, क्या मैं लगा सकता हूँ? पहला क्वेश्चन, अगर लगा सकता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन है सर वो दे देगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, वो लगाना कैसे है, वो स्किल है, वो भी आपको ये आपको ये करके देगी तो लगा के भी देगी। इट मीन आजकल के दौर में नॉलेज से ज्यादा स्किल की जरूरत है, नॉलेज से ज्यादा स्किल की जरूरत है। स्किल क्या है? मैनेजमेंट की स्किल, आप वर्कर को कैसे मैनेज कर सकते हो कि वो आप से आप उनसे काम लेना है, ये भी स्किल है। मैनेजमेंट स्किल है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये स्किल है। ठीक है, इट मीन वो उस दिन एक बड़ी अच्छी मैं सुन रहा था एक बंदे की बातें, कहना तमाम अंबिया कराम को अल्लाह मियां ने भेड़ों बकरियों की वो चरवाने पे लगाया था लाजमी। क्यों? उससे स्किल्स बड़ी आती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी आती हैं। आप ज़ाहिर जब आप जंगल में लेके जाते हो बकरियां को, सबको कैसे अच्छे तरीके से इकट्ठा भी रखना है और उनको शिकारी से भी बचाना है, तो ऐसे ऐसे जालिम शिकारी से भी बचाना है, तो उसको हमने कैसे, तो ये इसलिए अल्लाह मियां ने स्किल्स सिखाई थी उनको, क्या सिखाई थी? और उसके अंदर फिर ये भी आता है कि लाड़ प्यार कैसे करना है, सारे वो आपके अंदर वो एक सॉफ्टनेस भी आती है ना जब आप जानवरों के साथ डील करते हो, उसको प्यार से बड़ी डेलिकेटली आप उसको हैंडल करते हो। इट मीन आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है वो भी तो बड़ी डेलिकेट होती है ना, तो आपको भी मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए। नॉलेज से ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, नॉलेज से ज्यादा स्किल्स की जरूरत है। उसके लिए हाइजीन प्रैक्टिस, जहाँ आप पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट है, हाइजीन के बगैर तो आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छे तरीके से सेल ही नहीं होगी। हमारे जो जितने भी टीचर हैं आजकल बड़े नखरे वाले पिंडा जो ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਈ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ और उसी जो उसी तार में पानी आता था ना, उसी के अंदर से गुजर के उनसे नहाते होते थे या पानी पीते होते थे। ठीक है, लेकिन हाइजीन होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए। सीखता है इंसान ना, तो आपको भी सीखना चाहिए कि कैसे हमने अपनी पोस्ट लाइफ को हाइजीन बनाना। हाइजीन का मतलब है क्लीननेस और डिजीज फ्री। Ensuring cleanliness during handling, minimize contamination, waste, protecting quality and safety. उसको मैकेनिकल डैमेज से बचाना है, क्योंकि जितना मैकेनिकली आप हार्वेस्टिंग करेंगे, अगर वो जो हमारी वो इक्विपमेंट है वो उसके साथ टच हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? लूजिंग हो जाएगी, और दैट डेफिनेटली लोअर द क्वालिटी। ठीक है, तो और इसका प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, ब्रूजिंग और फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ड्यूरिंग, इवन हमने ट्रांसपोर्ट भी करना है तो उसके दौरान भी आपकी क्वालिटी
मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर कंट्रोल। वो तो ऑलरेडी हमने बताया कि हर क्रॉप के लिए डिफरेंट टेम्परेचर है, हर फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए। अगर हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो ही जो हमारी क्वालिटी है वो मेंटेन रह सकेगी। उससे हम स्पाइलेज और एक्सटेंड कर सकते हैं शेल्फ लाइफ को। अब हम कुछ केस स्टडीज पढ़ते हैं जी। अ, बच्चे आप पढ़ें, क्या क्या है केस स्टडी है। successful implementation. One farm to multi-varied integrating both farmer analysis into standard operating procedures. कैसे कर सकता है, कोई बताए क्या कर सकता है। अब ये जो हमने पढ़ा है पिछली 4-5 स्लाइड्स के, अब है इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है। जी बताइए, आप कोई एग्जांपल बताइए कैसे। अगर फोर फार्मर को एनालिसिस करके और कोई स्टैंडर्ड करो स्किल और जी आप उस्मान। इंक्रीज कर, ठीक है। जी कोई आप प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएंगे, यू आर अ प्रैक्टिकल मैन। तो सबसे पहले आप ना आईपीएफ और ऑब्जेक्ट जो भी प्रोड्यूस है उसमें प्रोड्यूस ये हमारा लेवल कम हो और आपको जो पोस्ट हार्वेस्ट करने वो इजी हो जाए। तो जो हमारा लेवल वो तो कल्टीवेशन के दौरान ही आता है। तो आप आईपीएम का यूज करें। उसके अलावा आप रीमेन्योरिंग की तरफ जाए। तो उससे आपकी ये क्वालिटी भी इंक्रीज होगी तो आपके अच्छा, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी वालों ने ना पता नहीं को मेरा नंबर लिया है एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पर ना। पता नहीं उन्होंने क्या करवाना है, तो फिर चले गए सर। मैं सही अच्छा, अब डाटा ड्रिवन डिसीजन है वही कहानी जो नई से नई दुनिया। अब दुनिया, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, डाटा। डाटे के बगैर दुनिया ना अब कसम है। कल भी परसों भी देख रहे थे क्या कौन सी टेक्निक आनी चाहिए, उन्होंने 3-4 टेक्निकें बताई, उनमें से एक डाटा ड्रिवन। जो आजकल के लोगों को ना डाटा साइंस आनी चाहिए, डाटा एनालाइज करना, स्टैट ये वो, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। इवन इन एनी फील्ड का, मैंने कल एक रॉयल वाले ग्रुप में मुझे 2 चीजें पोस्ट की थी, शायद आप लोगों को पता हो। वो मेरा दोस्त ही है, उसने मुझे कहा कि ये 2 पीएचडी की पोजीशन है, अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है। और उसने कहा कि यार वो स्टूडेंट हो जो आपने ट्रेन किया हो, जो ऑस्ट्रेलिया। दो कॉपी के ऊपर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 पीएचडी पोजीशन है। तो उसके अंदर वो, उसके अंदर वो चीजें हैं 2। इंशाल्लाह वो मैं इधर से मेरे दोस्त उन जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर आपने ना अपने ट्रेन किए स्टूडेंट भेजने हैं, कोई ऐसा नहीं कि अदर देन हॉर्टिकल्चर का बंदा भेज देना, या कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो आपने ट्रेन ना किया हो वो नहीं भेजना। तो इस तरह का। अच्छा, एक और दोस्त है, उसने मुझे कहा कि यार एक टेक्सास A&M में, वो कह रहा है एमएससी हॉर्टिकल्चर करनी है, लेकिन उसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स आती आनी चाहिए। तो एमएससी हॉर्टिकल्चर वो करेगा उधर, प्लांट साइंसेज एंड वो इस तरह। पता नहीं वो क्या है, वो मुझे मुझे कहता है कि यार शफीक जो तुम भेजोगे ना, मैं अखा मीच के वो ना ले लूंगा। यार पता कि एक स्टैंडर्ड आपको क्वालिटी, पता नहीं वो करनी जब अक्सर जब वो पाकिस्तान में था ना, तो मैं अक्सर जगह प्रेजेंटेशन देता था। मैंने मजाक नहीं करता कि मैं जब प्रेजेंटेशन देता था तो मेरी प्रेजेंटेशन के बाद मैंने यूएस में प्रेजेंटेशन दी, फिर उधर बीजेडयू में दी, उधर मंसूबा में दी, उधर फिर मैं इवन एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दी। तो हॉर्टिकल्चर वालों को जो मेरी साइंस है ना जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, पता है ना आप लोगों को, तो उनको बड़ी अट्रैक्ट करती है ये चीजें। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप ना। जब मैं प्रेजेंटेशन दे के हटता था ना, तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना मुझसे काफी चीजें सीखते थे या मुझसे कांटेक्ट में रहते थे। तो चीजें इस वजह से ना, और वो दोस्त मेरा होता था ना, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था इधर,
श्रीगोदा यूनिवर्सिटी में। और वो भी अक्सर होता था, जब वो देखता था यशवीर यार तू ते, अब वो वहां माशाल्लाह वो बाहर भी चला गया है, उधर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो इस तरह अब उनके साथ मैंने कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इकट्ठे हमने, पब्लिकेशन उनकी मेरी वजह से कई बढ़ गई हैं। ठीक है, उनका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ गया है। तो चीजें हैं, तो फिर मैंने एक दो स्टूडेंट उनके पास भेजे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, तो इसलिए अब मैं ऐसा बच्चा बंदा उधर भेज दूं जिनको कुछ ना ना आता हो, तो फिर वो जो भी रेपुटेशन है ना आप जो कह रहे हैं वो खराब हो जाएगी। ऐसा ही है ना। तो वो उतना अन्य वाह एतमाद नहीं करेगा मेरे से। तो उसके लिए मैंने कुछ जो बच्चे भेजे हैं, तो वो इस तरह करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब है डाटा ड्रिवन सी एम यूजिंग एनालिसिस डाटा, अ कंपनी रिफॉर्मुलेटेड प्रोसेस टेक्निक्स दैट एनहांस प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, फिर मार्केट डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। वो कैसे होगी? आपके अंदर कोई यूनिक आइडिया है? एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? तो जो मार्केट में डेवलप होगी। नई चीज हो जो आपकी रिसर्च बेस, आपने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है और उसके ऊपर पहले दुनिया में काम नहीं हो रहा था, फिर इस तरह दुनिया के अंदर स्टार्टअप जिसे कहते हैं। हाँ, तो वो इस तरह के, ये वो एक्चुअली वो डिफरेंशिएशन होनी चाहिए आपकी। और वो कंपनी ज़ाहिर आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उस बेस के ऊपर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा है, कहते हैं कई लोगों को अपनी वैल्यूज का नहीं पता होता। जैसे पाकिस्तान की पीचेस जो है, पाकिस्तान के एप्पल्स जो है, जो नेक्टर्स हैं जो उधर वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? हिमालय के स्प्रिंग वाटर, प्योर एंड क्लीन वाटर ऑफ हिमालय, जो हमारे बलूचिस्तान केपी के गिलगित में, इट मीन वो ऐसा पानी से प्रोड्यूस हो रहा है, नेचुरल वाटर है, डिजीज फ्री है, कंटेमिनेशन फ्री है, और हमारे लोगों को पता नहीं है। अब यूके की एक कंपनी है, यहाँ से लेके आते हो फ्रूट, उधर अपने टैग के साथ उसको ज्यादा प्राइस पे बेच दिया है कि दिस प्रोड्यूस इज फ्रॉम द नेचुरल स्प्रिंग वाटर ऑफ हिमालय। हमें पता नहीं है लेकिन है, कभी हमें अपनी कहते हैं ना वो जो हमारे अंदर जो है ना अच्छी चीजें, हमें उनका भी नहीं पता। हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, दुनिया को बताएंगे यार ये चीजें हैं, दुनिया के अंदर हम कैसे अपने आप को उसके लिए, क्योंकि हमने बड़ा ही रट्टा लगा के है। तो वो चीजें ही तो इस तरह की नहीं है। ठीक है, तो आपकी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। फिर आगे है स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स क्या है? क्वालिटी डिटीरियरेशन दुनिया के अंदर 40% हो रही है फ्रूट्स वेजिटेबल और फ्लावर्स के अंदर, और एवरेज की बात बता रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी इतनी ही है। ड्यू टू हैंडलिंग इम्प्रॉपर स्टोरेज और कंटेमिनेशन की वजह से क्वालिटी डिटीरियरेट हो रही है। फिर डिमांड फॉर फ्रेशनेस है। ठीक है, कंज्यूमर इंक्रीजिंगली फेवर क्वालिटी ओवर, अगर हमें पता है कि यार ये मैं अपने बच्चों को वही चीज खिलाऊंगा जो क्वालिटी वाली होगी, और ये नहीं होगा प्राइस प्राइस जितनी मर्जी हो, लेकिन क्वालिटी वाली चीज अगर हम अपने बच्चों को खिलाएंगे उससे का क्या फायदा होगा? बीमार नहीं होंगे। ठीक है? आपको आपके माँ बाप आपको क्वालिटी वाली चीज देते हैं कि सारा आपसे प्यार करते हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीज ही वो देते होंगे। ठीक हो गया। फिर फाइनेंशियल लॉसेस क्या हो रहे हैं? प्रोजेक्टेड लॉसेस एट्रीब्यूट टू पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज की वजह से 20% हो रहे हैं। एवोल्यूशन इन टेक्निक्स वो बहुत कम हो रही है, 10%। ग्रोइंग नंबर इम्प्रेसिंग रिगोरसली वो बहुत कम हो रहे हैं। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। ये मॉनिटरिंग कैसे होगी? तैयार है, बस 2-3 मिनट दे दो हमें। तो चिकवा क्या तो क्या कि मेरे पास रीजन अपना लेक्चर आ क्या करो, क्योंकि दो टीचर आ गए हैं। ऐसे आप बस भेज देते हैं तो भेज दीजिए। मेरे पास साथ ही आप 10 मिनट लेट आए हैं। मैं 5 मिनट का मैं आप लेट आया, उस तो बाद उसी आए हो। देख मैं सर समझ। तो अच्छा, आप कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग क्या है? कि डिफरेंट क्वालिटीज मेंटेन कंसिस्टेंट प्रोसेस। अच्छा, तो अगर जहां से रेट जाते हैं तो 20 मिनट तो ज्यादा बढ़ा देते हैं,
आपको क्या इशू मुझे पता है छोटी गलती में सभी नहीं होती। ओके अच्छी बात है ट्रेनिंग के टाइम इन्वेस्ट इन पर्सनल ट्रेनिंग प्रमोट अवेयरनेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव आउटकम्स है इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी देख ला मैं इनोवेशन फ्यूचर ट्रेंड क्या है कि इंक्रीज ऑटोमेशन होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी फोकस होनी चाहिए और डाटा ड्रिवन इनसाइट ये ऑलरेडी हमने बता दिया कंक्लूजन क्या है कॉल टू एक्शन क्या है आजो आजो बच्चों सबको ले आओ सबको ठीक है अच्छा कॉल टू एक्शन क्या है कि एनकरेज ऑडियंस टू इंप्लीमेंट की टेक अवे फॉर इंप्रूव रिजल्ट्स की इनसाइट समरी होनी चाहिए कि रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एनालिसिस फॉर ओवरऑल क्वालिटी और emphasize trend that will shape the future of post harvest. That's it. So hopefully you enjoy the lecture today. Yes. Maybe you find some